अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। चुनाव के इस माहौल में आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर, एक ऐसे नेता जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रचार की पूरी जिम्मेदारी है, एक ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनाने वाली उस टीम में शामिल होंगे जो अगली सरकार बनाने के लिए कोशिश करेगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज दिवाकर की इजाज़त चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाज़त है। और इल्ज़ाम लगे पहला सवाल पूछिए दिग्विजय सिंह से। एक नज़र डाल लेते हैं उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये खास मुकदमा चलाया जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह पार्टी की पब्लिसिटी के इंचार्ज हैं। कांग्रेस की विरासत और उपलब्धियों के वीडियो से लेकर प्रचार के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के चेहरों का इस्तेमाल दिग्विजय सिंह के दिमाग की ही उपज है। कांग्रेस के संग आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। ये भी कहना पड़ेगा कि धारा प्रवाह हिंदी में पब्लिक मीटिंग एड्रेस करने के लिए कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में सिर्फ दिग्विजय सिंह ही हैं और इन्होंने धुआंधार दौरे किए। उसे चुनो जिसका जन जन से नाता है, हर धर्म से नाता है और सरकार चलाना। कांग्रेस की रणनीति बनाने वाली टीम के की मेंबर दिग्विजय सिंह को अपने विरोधियों पर सीधा हमला करने के लिए जाना जाता है। यही साफ गोई कई बार उनके लिए मुसीबत का कारण बनती है। आपकी अदालत में आज हम कांग्रेस के प्रचार और रणनीति से जुड़े सवालों पर दिग्विजय सिंह से जवाब मांगेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह पर। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि इनकी वजह से कांग्रेस के कई एलाइज साथ छोड़ गए। दिग्विजय जी, जो यूपीए 5 साल पहले था जिसमें सरकार बनी थी, इस बात पर तो आप भी सहमत होंगे, अब वो बिखरा नजर आ रहा है, बहुत सारे एलाइज साथ छोड़कर चले गए हैं। बात ये नहीं है कि केवल यूपीए के साथ ऐसा हुआ है, एनडीए की भी कई अलायंस छोड़ के गए हैं। हर राजनीतिक दल अपना स्थान और अपने लिए प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। आज भी यूपीए स्थापित है, मौजूद है, उसकी सरकार है। आप कह रहे हैं कि सरकार है, यूपी के घटक उसमें है, कैबिनेट की मीटिंग होती है और जो सरकार में मंत्री हैं वो खुलेआम ये बयान देते हैं कि हम मंत्रिमंडल की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? अटेंड नहीं करेंगे तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? प्रश्न इस बात का है कि आज कल कैंपेन चला हुआ है तो हर नेता अपने अपने कैंपेन में लगा हुआ है, तो इसलिए कैबिनेट मीटिंग में नहीं आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो नेता बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नहीं मानेंगे। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वही हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन इस बात को भी उन्होंने भूलना चाहिए, कल्याण सिंह जी जिन्होंने गिराई थी वो अब उनके साथ है। अगर नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे राहुल गांधी जैसे बड़े नेता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो लालू यादव इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? वो ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत खुश होगा सरदार ये वाली बातें सुनकर? बात यह है कि नीतीश कुमार के मामले में राहुल जी के बयान को बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। किसी राजनेता को अगर अच्छा कहा जाए, भले ही वो विपक्ष का है, तो उसमें अलग अलग लोगों ने जो इसमें छुपे हुए प्रश्न देख रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, ये सारी चीज़ें 16 मई के नतीजे आने के बाद ही कुछ तय हो पाएंगी। अभी तो कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेके आएँ और बहुमत लाएँ तो और अच्छा है। देखिए, इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो जीतने वाले हैं उनकी तरफ दाना फेंका जा रहा है।
नीतीश कुमार ज्यादा सीटें लाएंगे? नीतीश कुमार जी कई बार कह चुके हैं इस बात को, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने बाय एंड लार्ज एक अपनी सेकुलर इमेज बना के जरूर रखी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं और उनके साथ रहना हम लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बनाता है। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद में ये सारी बातें जो हैं 16 मई के बाद ही तय हो पाएंगी? हम तो चाहेंगे कि हमको बहुमत ही मिले। कांग्रेस जो जयलाइज है उनकी और भी बहुत सारी शिकायतें, और ऐसी शिकायतें जो चुभने वाले काम किए, जैसे बिहार में साधु यादव को टिकट दे दिया जो कि लालू यादव के साले हैं। पासवान जी और लालू जी ने मिलकर तय कर लिया कि हम लोग इतनी सीटें लड़ेंगे और कांग्रेस को 3 सीटें देंगे। ये कहाँ का न्याय था? क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस 3 से ज़्यादा सीटें बिहार में नहीं जीत पाएगी। अब ऐसी बात अगर है तो नतीजा सामने आ जाता है 16 तारीख को। और सबसे ज़्यादा अगर कोई नाराज़ है आपसे और कांग्रेस पार्टी से, वो है समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपकी गिरती हुई सरकार को बचाया और उसके बाद भी उनको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया गया। ना, किसी ने उनको बाहर का दरवाज़ा नहीं दिखाया। हम उनके प्रति आभारी हैं कि उन्होंने हमारी सरकार की उस समय मदद की जब हमको आवश्यकता थी, और हम तो चाहते थे उनके साथ मिलकर हम अपना चुनाव लड़ें, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जो वास्तविकताएं थी उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक ही नेता का नाम लिया अपने भाषणों में और अपने बयानों में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते खराब हुए तो वो दिग्विजय सिंह की वजह से। उनकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। उन्होंने कहा कि आपने पार्टी हाईकमान को गुमराह किया। मैंने कहा ना कि उनकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। और आपकी भी कुछ मेहरबानी उन पर होगी? मैं उस लायक नहीं हूँ। मेहरबानी बड़ा ही कर सकता, छोटा थोड़ी कर सकता है। क्या वजह आपको लगती है कि समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हो गए? सरकार को समर्थन करने कुछ ही महीने बाद उन्होंने तय किया उत्तर प्रदेश में अलग से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को ये लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी उनकी औकात से ज़्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन हम लोगों को लगा कि हम लोग जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ज़मीन पर जो हालात हैं, उसके आधार पर हम लोग अपना हक मांग रहे थे। उन्होंने तो कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी बाबरी मस्जिद को फिर से बनवा दे तो मैं 50 सीटें देने को तैयार हूँ। ये अमर सिंह जी कब क्या कह जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन कांग्रेस का भी उन नेताओं की तारीफ करना जिनके खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। इसीलिए पासवान ने कहा ना, अगर इतना शौक है तो उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़े किए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी ने जो भी अपनी बात कही है वो एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में कही है। जो संकीर्ण राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनसे ऊपर उठकर उन्होंने अपना बयान दिया था। जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आप यहाँ मेरा इनसे सवाल है कि आप बिहार के भी प्रभारी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। पहले लालू प्रसाद यादव, फिर रामविलास पासवान के साथ आपका समझौता हुआ था, और अब जब राहुल गांधी जी नीतीश का प्रशंसा कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की कुछ अवसरवादी नीति नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी बिहार में कमज़ोर हुई, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर, खुद के दम पर, जब तक बिहार और यूपी में अपने पैर नहीं जमाएगी, तब तक हम लोग इस चीज़ से उबर नहीं पाएंगे। लेकिन उनके सवाल में एक मूल बात ये भी है, जब राहुल गांधी जैसे नेता नीतीश कुमार की काम की तारीफ करेंगे तो क्या लालू यादव को या रामविलास पासवान को तकलीफ होना जायज़ नहीं है? तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो उनका एक पर्सनल असेसमेंट है, उनकी एक ईमानदारी से उनकी टिप्पणी है, इसको किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा तो इसलिए लगे कि क्योंकि जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ वो कैंपेन कर रहे हैं, उनकी तारीफ अगर कांग्रेस के बड़े नेता करेंगे तो वो जनता को क्या जवाब देंगे? रजत जी, राहुल जी हम नेताओं के जमात से कुछ अलग हटकर हैं। उनमें जो एक नई काम करने का तरीका है, जो वो राजनीति से हटकर भी बात करते हैं। ये उनकी एक खासियत है कि वो अपने आप को हमेशा से पार्टी तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखते हैं। एक नेशनल इश्यूज़ पर, एक राष्ट्रीय भावना से भी वो कभी कभी वक्तव्य देते हैं, तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन पूरा तो मान ही लिया उन्होंने जी। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर इल्जाम है कि इनके बयानों ने पार्टी को एम्बैरेस किया।
दिग्विजय जी, आपके मित्र अमर सिंह का एक बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि जब दिग्विजय सिंह की बात सुनी तो मुझे फिल्म दीवार का डायलॉग याद आया। मायावती ने कहा कि मेरे पास पार है, दलित वोट हैं, ब्राह्मण है, कांग्रेस के पास क्या है? तो दिग्विजय सिंह ने कहा मेरे पास सीबीआई है। कांग्रेस पार्टी कभी भी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करती है और ना हमने कभी किया है। सीबीआई एक अपनी ऑटोनोमस संस्था है और उसके हिसाब से वो मैं दुरुपयोग नहीं, उपयोग की बात कह रहा हूँ। पार्टी के लिए उपयोग किया, ना उपयोग किया ना दुरुपयोग किया। और साथ में जिस बयान का जिक्र उन्होंने कहा किया है, उसमें हरदोई की एक सभा में अनेक शिकायतें मेरे पास आई जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाव दिया जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे थे। उसी संदर्भ मैंने कहा कि एक तरफ तो हमारे पास सीबीआई का केस ख़त्म करने के लिए मायावती जी बार बार आती हैं कि उनके खिलाफ जो बनाया गया केस झूठा है, और दूसरी तरफ झूठे केस राज्य सरकार हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था। देखिए, आपने क्या कहा था वो मेरे पास में है। आपका एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, बहन जी अगर कांग्रेस के उम्मीदवार कार्यकर्ताओं और लोगों को आपने परेशान किया तो फिर मत भूलिएगा हमारी भी सीबीआई है। हम वैसे तो सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करते, लेकिन जब आप हमको सता सकते हैं तो हम भी सताने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। यानी सताने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको फिर कहूँगा आपसे, कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देख लीजिए, हमने कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं करी है। और इस बात को ज़्यादा बल इसलिए मिला कि जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की तो उन्होंने पब्लिकली स्वीकार किया जो भी सरकार होती है वो इस तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। मैं नहीं जानता किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, लेकिन सीबीआई अपने मातहत जो भी कार्रवाई करती है उस पर, हालांकि ये पर्सनल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन अमूमन तौर पर इस पर इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन ये तो सच है कि आपके जो साथी हैं वो भी इसको कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं इस दौरान। अब उनको जो कहना है कहें, लेकिन वास्तविकता नहीं है। दो फैसले सीबीआई के आए, एक तो उन्होंने जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी, वो कांग्रेस के नेता है। दूसरा, कटौची के सवाल पर उन्होंने कहा कि रेड अलर्ट विड्रॉ कर लिया जाए, और ये दोनों चुनाव के दौरान आए हैं, इसलिए इस बात को ज़्यादा बल मिलता है। हाँ, टाइमिंग गलत हो सकती है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एनडीए सरकार के समय ही जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट सीबीआई ने दे दी थी। फिर एक दूसरा एफिडेविट आया जिसके आधार पर फिर री इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उस पर भी ये सामने बात आई कि उसमें वो निर्दोष हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस रिजीम में ही या यूपीए के रिजीम में ही जगदीश टाइटलर जी को क्लीन चिट मिला था, एनडीए के रिजीम में भी उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला था। जहाँ तक कटौची का सवाल है, कटौची का संबंध कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं है। कटौची का आरोपी उसमें बॉफर्स केस में रहे, लेकिन बॉफर्स केस केवल चुनाव के समय ही क्यों उठता है? बॉफर्स को हुए आज 20 साल से ज़्यादा हो गए बॉफर्स के केस को। कितने साल तक आप इसका इन्वेस्टिगेशन चलाते रहेंगे? ये तो सीबीआई से भी पूछा जाना चाहिए, क्यों चुनाव के वक्त ही इस तरह की बातें सामने आई? मैं आपसे इसी बात को कह रहा था कि ये टाइमिंग जो है इसमें फॉल्ट है, लेकिन इसके जो कंटेंट है और इसकी जो वास्तविकता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट पर तो जो कानून विशेषज्ञ हैं वो बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें गलत हुई और उससे कांग्रेस को परेशानी हुई? यही मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हमारा हस्तक्षेप होता तो ये दोनों निर्णय इस समय नहीं होते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हस्तक्षेप है, इसीलिए शायद ये दो निर्णय इस समय हुए। नहीं, देखिए बात यह है, इतने बेवकूफ़ कांग्रेस की लीडर्स नहीं हैं कि वो ऐसे सेंसिटिव मामलों को इस समय करते। चलिए, मैं आपको एक दूसरे बयान की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ। अब जो आपका ताज़ा बयान है और अखबारों में खूब चर्चा हुई इसकी, कि दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, यानी हार मान ली। मैं उस इंटरव्यू का थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूं। करण थापर जी को मैंने कई बार कहा, अगर आप उसका देख लेंगे, ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है, कि सरकार हम लोग बना रहे हैं, बहुमत के निकट हम लोग पहुंचेंगे और पिछले लोकसभा चुनाव से बेहतर नतीजे आएंगे। लेकिन वो कहते नहीं, आपको अगर बन ही नहीं पाएगा तो क्या करिएगा? आपको बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा? आपके पास नंबर्स नहीं आएंगे तो क्या करिएगा? तो मैं और क्या कहता? आपने कहा कि आज भी मैं आपसे कहता हूं कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, बिना कांग्रेस की मदद के कोई सरकार नहीं बन सकती, नंबर एक। नंबर दो, उस बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्ट किया गया था अखबारों में,
जबकि फैक्ट सच बात यह है कि मैंने अनेक बार इस बात को कहा था कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर होगा। मुझे तो ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने जब वो इंटरव्यू देखा या अखबारों में पढ़ा तो कहा कि दिग्विजय सिंह कितने ऑनेस्ट आदमी हैं, उन्होंने मान लिया कि हम हार रहे हैं। देखिए, बात ऑनेस्टी की अगर बात है तो सही पूछे तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या नतीजे आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तब भी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का काम अभी से शुरू कर दिया या उसके लिए इंतजार किया जाएगा? 16 मई के पहले कुछ बातचीत नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि राहुल गांधी का असेसमेंट ये है कि इस बार सरकार न बने तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 15 साल की राजनीति करना चाहता हूँ, 15 महीने की सरकार नहीं चलाना चाहता? बात यही है कि हमेशा राजनीतिक दलों के सामने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ें उनकी नज़र में रहती हैं। कई चीज़ों पर हमको शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए समझौता करना पड़ता है, लेकिन अंतोगत्वा बात वही है, जैसा कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट रूट टू अ डेस्टिनेशन इज़ द शॉर्टकट। तो इसलिए शॉर्ट टर्म गेन्स की वजह से कभी कभी नुकसान भी होता है। तो इस बात की संभावना है कि राहुल गांधी ये फैसला करें अगर 15 साल की राजनीति करनी है तो अभी सरकार में हाथ न डाला जाए क्योंकि फ्रैक्चर्ड मैंडेट की सरकार होगी? ऐसा नहीं है। अब 16 तारीख को क्या परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन अभी तक कोई इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि कांग्रेस सहयोगी दलों पर अपना लीडर थोपना चाहती है। बहुत सारे ऐसे नेताओं के बयान मेरे पास में हैं जिनकी सपोर्ट सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत होगी। जयललिता, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोगों के बयान हैं कि शरद पवार एक आइडियल प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, और जयललिता ने साफ कहा, मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा कि हमारा वोट शरद पवार के लिए होगा। इसका बहुत अच्छा जवाब अभी राहुल जी ने दिया है कि अगर एनसीपी के पास 180 सीटों से ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उन्हें समर्थन देने हमको एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि 10, 12, 15 जिसके एमपी हों और उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये तो नंबर्स के तो खिलाफ है ये। लेकिन अगर उनके साथियों को मिला लें, जिसमें जयललिता को मिला लें, मुलायम सिंह यादव को मिला लें, तो फिर नंबर तो काफ़ी हो जाएगा। शरद पवार जी से स्वयं ये पूछ लीजिए कि वो उसके उम्मीदवार हैं कि नहीं है। शरद पवार जी का बयान भी मेरे पास में, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, वो यूपीए के उम्मीदवार नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं खुद बनना चाहता हूँ। अब इतनी तो आंख की शर्म भी होती है, कोई कैसे कहेगा। लेकिन कुछ लोग तो अभी कह रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। मायावती जी तो कह ही रही हैं। हाँ, लेकिन शरद पवार को समर्थन करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। नवीन पटनायक भी उनका नाम लेते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उनका नाम लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे लीडर हैं जो काफ़ी अलग अलग तरह की पार्टियों के एक्सेप्टेबल उम्मीदवार बन सकते हैं? बात यह है कि अगर एनसीपी के पास इतने नंबर्स हो जाते हैं कि वो 180 से ज़्यादा हो जाते हैं या 150 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा। और शायद इसलिए भी कि वो पुराने कांग्रेसी हैं। नहीं, बात वो नहीं है कि राहुल जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से जो कहा है उसके हम लोग उसमें सहमत हैं कि जब तक आपके पास नंबर्स नहीं हैं, 10 या 15 एमपी के ऊपर आप प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? राहुल जी ने जैसे कहा उससे तो ऐसा लगा कि वो सरकास्टिक हैं, थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन शरद पवार के पास 100 एमपी होंगे वो बन जाएंगे, जिस तरह दिन लेफ्ट के पास 170-80 होंगे बन जाएंगे। आप सरकास्टिक कहिए या वास्तविकता कहिए, ये तो सच्चाई है। ये राहुल जी भी जानते होंगे इस बात को कि शरद पवार के पास कभी भी 100 एमपी उनकी पार्टी के नहीं हो सकते। इसका प्रयोग रजत जी कई बार हो चुका है। चंद्रशेखर जी की सरकार, देवेगौड़ा जी की सरकार, गुजराल जी की सरकार, ये चलती नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस ने पहले ऐसी सरकारों को समर्थन दिया है जिनके 11 से भी कम एमपीज थे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो जैसे कहावत है कि दी टेल कैन नॉट वैग द बॉडी, या ये कहें कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि नंबर्स राजनीति में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनानी पड़ेगी तो उसके लिए लेफ्ट पार्टीज के समर्थन की ज़रूरत होगी। ये सारी बातें हम लोग 16 मई के बाद ही बताएंगे, क्योंकि जब तक नतीजे सामने ना आ जाएं तब तक बात करना बेमानी है। क्योंकि चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टीज की सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होगी।
मैंने आपसे कहा ना कि 16 मई के बाद ही सारे प्रश्न उपस्थित होंगे। और 16 मई के बाद आप इन पार्टीज को ये कहकर डरा सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे? नहीं, मुसलमानों का इसके अंदर कोई महत्व नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों सेक्युलर लोग होते हैं। लेफ्ट पार्टीज ने तो साफ कर दिया, प्रकाश करात ने साफ साफ और कई बार कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। खैर, उन्होंने अपनी जगह जो बात कही है, उनका तो अपनी जगह उनके शब्द आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि अब इस बार कांग्रेस की पालकी के कहार हम नहीं बनना चाहते। वो किसकी पालकी का कहार बनना चाहते तो नहीं कहा ना उन्होंने। वो मेरे ख्याल से इस बार अपनी पालकी लेके चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार कहार बने। हाँ, तो जैसा कि राहुल जी ने कहा 180 सीटें ले आई, हम लोग समर्थन कर देंगे। अगर मनमोहन सिंह की जगह कांग्रेस प्रणब मुखर्जी को अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे तो शायद वामपंथी दल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। ये सब बड़ी हवा में बातें हैं, जब तक कि नतीजा ना आ जाए तब तक कुछ बात करना उचित नहीं है। कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? एक बात रजत जी मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की मतदाताओं को किसी ने आज तक नहीं समझ पाए हैं, और जितने ये असेसमेंट होते हैं, जितने सर्वे होते हैं, अधिकांश समय ये गलत होते हैं। इसलिए तुक्केबाजी करने के मैं कुछ भी नंबर दे दूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हार्ड असेसमेंट आज तक हिंदुस्तान की जनता का कोई स्पष्ट तौर पे कर नहीं पाया है। लेकिन हम लोग सोचते हैं, चर्चा में होता है, मीडिया से बातचीत होती है, लोगों से बातचीत होती है, तो मेरा खुद का अंदाज़ा है कि हम लोग इस बार सीटें बढ़ेंगी, 165 के ऊपर सीटें आना चाहिए। या जनता में से लोग सवाल पूछा। जी सरदार साहब, आप थर्ड रो में। क्या ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस की और बीजेपी की मिल के पार्टी एक सरकार बनाए जो देश के लिए अच्छी हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कांग्रेस पार्टी कभी मिलकर सरकार बनाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ये देश के प्यार के लिए सारे कहते हैं। देश का है सवाल, लेकिन बात यह है कि जो एक राजनीतिक दल जो बहुत ही संकीर्ण सांप्रदायिक विचारधारा से जुड़ी हो, जिसने हमेशा से हर मुद्दे को धर्म के नाम के चश्मे से देखा हो, उसके साथ समझौता कैसे हो सकता है? कि जिस सेंटिमेंट की ये बात कर रहे हैं वो पब्लिक का सेंटिमेंट है, और लोगों को लगता है कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये बड़े राष्ट्रीय दलों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको ब्लैकमेल करती हैं, अपना फ़ायदा एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएं तो शायद देश के लिए एक स्टेबल सरकार मिले। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक ऐसा मुद्दा था जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमको समर्थन दे सकती थी। उस समय हालांकि हमने उनसे बेहतर शर्तें स्वीकार करा ली थी, वो कम शर्तों पर भी समझौता करने के लिए तैयार थे, और आज वो स्वयं इसको स्वीकार कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट ठीक हुआ है। उस मुद्दे को भी उन्होंने भरपूर उसका विरोध किया, और क्या क्या नहीं कहा उस समय। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दूसरे और भी कारण हैं जो पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर अपनी विचारधारा बदलती रहती है। ऐसे संगठनों के साथ जुड़ी हुई है, जैसे राम सेना वहाँ की है, जो कर्नाटक में जो घटनाएं की, लड़कियों को उन्होंने मारा पीटा, जहाँ उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा के साथ जो संस्था जुड़ी हो, मैं समझता हूँ उसके साथ तो कभी समझौता हो नहीं सकता। देखिए, विचारधारा तो आपकी लेफ्ट पार्टी से भी नहीं मिलती, लालू जी से भी नहीं मिलती, लेकिन उनके लिए आप जनरस हो जाते हैं, आप कहते हैं चलिए ऐसी बात कह दी होगी। नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर मतभेद हमारा लेफ्ट के साथ हो सकता है, लेकिन सोशल इश्यूज़ पर हम सब एक हैं। बात यह है कि माइनॉरिटिज़म और माइनॉरिटी वेलफेयर, इसमें फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को आरोप लगाती है कि ये माइनॉरिटिज़म करते हैं, जबकि हर सिविल सोसाइटी और हर डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ का देखभाल और प्रोटेक्शन देना उसका प्रथम दायित्व होता है। इसलिए जो माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के चश्मे से देखकर और एक हीन सांप्रदायिक प्रवृत्ति को देखती है, उससे हम लोग समझौता नहीं कर सकते। आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर आरोप है कि कांग्रेस चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए सिद्धांतहीन समझौतों की तैयारी कर रही है। जो भी बयान आए कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से, बार बार ये कहा गया कि वामपंथी दलों से हम समझौता कर सकते हैं, वामपंथी दलों का समर्थन ले सकते हैं, लेकिन ये वही वामपंथी दल है, ये वही सीपीएम है जिसने आपकी सरकार गिराने की कोशिश की थी। जी हाँ, बात यह है कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर उन्होंने हमारी सरकार से समर्थन वापस लिया,
और आज वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब इशू नहीं रहा। कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन केवल हमारा उनके साथ जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मामले में था। सीपीएम का भी दो तरफा व्यू रहता है। उन जिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वो विरोध करते हैं दिल्ली में, वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का समर्थन और उसी पॉलिसी पे चलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो हमारा उनको हमेशा यही कहना रहता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में, इकोनॉमिक इश्यूज़ में, जब आप ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पूरी यहाँ तक कि चीन भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ चला गया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहाँ पर है, रशिया में भी परिवर्तन हो गया है। तो आज इन परिस्थितियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी है जो समय के साथ सही निर्णय लेती है, समय के साथ बदलती है, मॉडर्न व्यूज़ की पार्टी है। तो इसलिए उनको इस बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। ये मौका परिस्थिति नहीं है कि आप चुनाव तो लड़ें ममता बनर्जी के साथ और सरकार बनाने के लिए साथ ले लें लेफ्ट पार्टीज़ का। बात यह है कि अगर हमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं मिलेगा, पूर्ण बहुमत मिल जाएगा तो कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सरकार बनाने के लिए कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता है, और ऐसा तो नहीं है कि बिना सरकार के रह जाए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और दूसरा चुनाव कराना फिर से, ये भी देश के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझा बनेगा। इसलिए कुछ परिस्थितियों में समझौता करना पड़ता है। परिस्थितियों में समझौता करेंगे, सीपीएम का साथ लेंगे और ममता बनर्जी को डंप कर देंगे? नहीं, ममता बनर्जी हमारी अलायंस है और हमारे पार्टनर है। उनके बिना पूछे, उनके बिना राय मशवरा के कोई समझौता नहीं होगा। और समर्थन देने के लिए बहुत सारे लोगों ने शर्त रखी। हमने मुलायम सिंह यादव का बयान सुना, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे जो मायावती की सरकार को बर्खास्त कर देगा। वो कैसे संभव है? वो संभव नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी हुई, ज़रूरत पड़ी उनकी वोट की। देखिए, ये राजनीति जो है संभावनाओं के बीच में किया जाता है। अब किसी सरकार को, चुनी हुई सरकार को ऐसा बर्खास्त कराना कोई बच्चों का खेल है। यही बात जयललिता कहेंगी कि पहले डीएमके की करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करो, उसके बाद सपोर्ट लो। ये सरकार बर्खास्त नहीं की जा सकती। मेरा सवाल ये है कि आज नेशनल लेवल की पार्टीज़ को इतना ज़्यादा फिल्म स्टार्स का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास स्टार कैंपनर भी हैं। अभी जानकारी में आया कि आपकी एक मीटिंग में एक फिल्म कलाकार और उनके साथी को ना आने की वजह से पब्लिक ने इतनी तोड़फोड़, इतनी कुर्सियाँ चलाई आपकी मौजूदगी में। क्या अनुशासनहीनता नहीं है ये? और अगर अनुशासनहीनता है तो नेशनल लेवल की पार्टियाँ क्यों फिल्म स्टार्स का ही केवल सहारा ले रही हैं? मैं आपकी बात से बहुत कुछ सहमत हूँ। आज के युग में फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, इनका एक अलग ग्लैमर है, इनका अलग एक टीवी और इसके आज के युग में जो जिस प्रकार का महामंडित किया जाता है लोगों को, उसका एक अलग ग्लैमर है। तो एक फैशन बन गया है। मैं खुद इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो लोगों से कहता हूँ, भाई हम कौन से कम स्टार हैं जो हमारी हम इनकी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप राजनेता नहीं होते तो क्या होते? मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कॉलेज के, मैं जब पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में था मैं, तो कॉलेज के इलेक्शन तक मैं वोट डालने नहीं जाता था। उस समय मैं खिलाड़ी था, क्रिकेट, स्क्वॉश, टेनिस और हॉकी में यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करता था। तो गेम्स खेलते रहते थे, खिलाड़ी थे। फिर घर में परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया गया मेरे शहर में, जैसे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज अपना कंप्लीट किया। उसके बाद से इस रास्ते पे निकल चले। लेकिन अगर मैं राजनेता नहीं बनता, राजनीति में नहीं आता, तो लगता है वहीं कहीं समाज सेवा करते रहते। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अब जो खेल खेल रहे हैं वो पहले जितने खेल खेले थे उनसे सबसे बड़ा, सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं और खतरनाक भी है। आपकी अदालत में आज हमने सवालात पूछे कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह से। हमने उनसे पूछा कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के बारे में, हमने उनसे पूछा कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के बारे में और कांग्रेस पार्टी के इरादों के बारे में। दिग्विजय सिंह ने सब सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। बहुत सारी बातें शायद चुनाव की वजह से वो कह नहीं पाए। अब सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज, टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ दिवाकर का फैसला।
श्री दिग्विजय सिंह को उनकी शालीनता के लिए शुरू से जाना गया है, लेकिन इस चुनाव की तैयारी में उनकी शख्सियत का एक और पहलू सामने में आया है। ऐसा पहलू जो मध्य प्रदेश के बाहर कम से कम बाहर लोगों को नहीं पता था, और वह एक ऐसे नेता की जो जोखिम लेना चाहता है और अपने पार्टी के हित के लिए आलोचना की परवाह नहीं करता है। यदि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस आज अपने बल पे चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है और हिम्मत जुटा पाई है, तो उस फैसले में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हो सकता है ये दाव पूरा सही नहीं हो कम से कम बिहार में, लेकिन ये उल्टा पड़ता नहीं दिखता, और इनका यह तेवर, ये जोखिम लेने का जज्बा वास्तव में काबिल तारीफ़ है। यदि ये सही होता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता बदलाव की कगार पे होगी। धन्यवाद। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेगा। आपकी अदालत में आज कांग्रेस पार्टी का केस लड़ा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई दी पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने। आने वाले चुनाव में वोट किसको देना है, इसका फैसला आपको करना है। हमारी आपसे अपील है, वोट देने जरूर जाएं। लोकतंत्र में वोट की ताकत का इस्तेमाल जरूर करें। हमारी मुलाकात आपसे अगले सप्ताह होगी आपकी अदालत में एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।